गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे एक्विनास का जन्म कहाँ हुआ और इसे क्यों मध्ययुगीन महान समन्वयवादी कहा जाता है या इसे क्यों मध्ययुग का अरस्तु कहा जाता है। दूसरा, इसके जीवन परिचय के साथ साथ उसने कौन कौन सी किताबें लिखी। आगे जो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में वो है इसके राजनीतिक विचार और खास करके राज्य संबंधी इसके विचार क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे आज। मूल रूप से आप हमेशा ध्यान रखना कि एक्विनास ने वो काम किया, उसने ईसाई मान्यताओं को अरस्तु के बुद्धिवाद के साथ जोड़ा। यानी उसने ये माना कि कुछ सत्य जो है वो पारलौकिक होता है और उसकी पूर्ति हमें चर्च के माध्यम से या ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से होती है, और कुछ जो सत्य जो है वो इहलौकिक होता है जिसकी उत्पत्ति जो है इस धरती से ही होती है और इसकी पूर्ति जो है वो राज्य के द्वारा होती है। तो एक प्रकार से उसने मध्य युग में अरस्तु को पुनर्जीवित किया और अरस्तु की मान्यताओं को ईसाई मान्यताओं के साथ मिलाया, इसलिए इसको मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। हम इसके जितने भी विचार पढ़ेंगे, खास करके जब हम इसके राजनीतिक विचार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अरस्तु की भी बात कर रहा है और ईसाई मान्यताओं की भी बात कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे इसके राजनीतिक विचारों में इसके राज्य संबंधी विचारों के बारे में, और उसने बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे अरस्तु कहा करते थे कि राज्य स्वाभाविक है, राज्य व्यक्ति से पूर्व की संस्था है और मनुष्य जो है वो शुरुआत से ही एक सामाजिक प्राणी है। और उस समय की जो ईसाई मान्यताएं थी वो ये कहती थी कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर ने की है। मनुष्य को दंड देने के लिए, उसको सीधा करने के लिए जो है ईश्वर ने राजा की नियुक्ति की है, और राज्य जो है या जो जब मनुष्य पाप करता है, बुरे कर्म करता है, तब राज्य की उत्पत्ति होती है। तो मूल रूप से जब उसने राज्य उत्पत्ति की बात की तब उसने ईसाई मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया और अरस्तु की उस मान्यता को स्वीकार किया जिसमें अरस्तु ये कहा करते थे कि राज्य मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। तो इसका अर्थ है, इसके कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो स्वाभाविक है, समुदायों से जो है आगे जाकर राज्य बना। और एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि अरस्तु की तरह वही भी कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व की संस्था है। तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार जो है इसके अंदर उसने ईसाई मान्यताओं का खंडन किया। दूसरा, राज्यों का वर्गीकरण। उसने कुल 6 प्रकार की शासन प्रणालियां बताई। उसने कहा कि दुनिया भर के जो देशों का अध्ययन करें तो 6 प्रकार की शासन प्रणालियां हमारे सामने आती हैं, जैसे राजतंत्र हैं, निरंकुश तंत्र हैं, कुलीन तंत्र हैं, धनिक तंत्र हैं, वर्ग तंत्र हैं या लोकतंत्र हैं। उसने कुल 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया। ठीक, ये वर्गीकरण उसी प्रकार का था जिस प्रकार से जो वर्गीकरण जो है प्लेटो का था, या आप मान लीजिए कि अंशदायी रूप से जो है अरस्तु जैसा था। तो कुल 6 प्रकार की उसने शासन प्रणालियां बताई, लेकिन उसने व्यवहारिक कारणों के आधार पर उन 6 शासन प्रणालियों में राजतंत्र को उसने सबसे बेहतर शासन प्रणाली माना कि राजतंत्र में राजा और प्रजा के हित जो है वो एक होते हैं, इसलिए राजतंत्र जो है तमाम प्रणालियों में बेहतर है। अब देखिए, कुछ विद्वानों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, क्योंकि जिस कालखंड में वो अपनी बातें कह रहे हैं उस कालखंड में वो तत्कालिक सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली नहीं है। इसका अनुमान आप ऐसे लगा लीजिए कि आज भी आप सरकार के खिलाफ अगर बोलते हैं तो आपको बड़े हिम्मत की जरूरत पड़ती है, बड़े ग्रुप की जरूरत पड़ती है, इसके बिना आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकते। तब जब ये भी कह रहा है कि राजतंत्र बेहतर प्रणाली है, क्योंकि उस समय जब ये पैदा हुआ तो दुनिया भर में राजतंत्र आपको प्रणाली ही पाई जाती थी, और अगर मान लीजिए वो कहता है कि राजतंत्र नहीं लोकतंत्र बेहतर प्रणाली है तो राजाओं का कोप भाजपा बन सकता था। इसलिए उसने भी ये माना कि व्यवहारिक आधार पर अगर हम अध्ययन करें तो अन्य प्रणालियों में बहुत सारी खामी है, जैसे कुलीन तंत्र में कुलीन का परिवार हावी हो जाता है या वो वर्ग तंत्र स्वरूप धारण कर लेता है। आततायी तंत्र में जो है जनता के साथ अत्याचार हो सकता है। लोकतंत्र एक प्रकार से विकसित प्रणाली है जहाँ अनपढ़ आदमी भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकता है। तो उसने मूल रूप से जो है वो राजतंत्र को व्यवहारिक आधारों पर श्रेष्ठ बताया। दूसरा, उसने कहा कि सरकार कौन कौन से कार्य करेगी, तो उसने कहा कि सरकार जो है वो बाह्य आक्रमण से सीमाओं की रक्षा करें, जनता के जानमाल की रक्षा करें, कानून प्रबंध का संचालन करें, नाप तोल पैसा। आधुनिक काल में जो हम सरकार के अनिवार्य काम देखते हैं उन तमाम अनिवार्य कार्यों की इसने वकालत की। उसने राज्य को कोई ऐच्छिक काम जो है वो नहीं सौंपा। अगर हम ये कह सकते हैं कि राज्य 2 प्रकार के काम जीवन में करता है, ऐच्छिक और एक है अनिवार्य काम। तो उसने राज्य की भूमिका केवल अनिवार्य कार्यों तक सीमित रखी, जिसमें जानमाल की सुरक्षा है, सीमाओं की रक्षा है, नाप तोल है, न्याय प्रबंध है, ये राज्य के उसने मुख्य कार्य बताए। इसमें कोई नई बात उसने नहीं बताई। अगला है दासता संबंधी विचार। संत ऑगस्टाइन की तरह ये भी दासता का समर्थन करता था, और आपने पढ़ा होगा कि अरस्तु का भी कॉन्सेप्ट जो है दासता का समर्थक कॉन्सेप्ट था। अरस्तु भी दासता का विरोध नहीं कर पाया, उसने भी दासता का समर्थन किया। तो कुछ इसने भी यद्यपि दासता का समर्थन किया, लेकिन दासता संबंधी विचार इसके अरस्तु से मिलते जुलते नहीं है।
हाँ, अरस्तु ये कहा करते थे कि दो प्रकार की दास्ता होती है, वैधानिक दास्ता और प्राकृतिक दास्ता। तो इसकी जो दास्ता का स्वरूप है वो वैधानिक दास्ता। वो कहते हैं कि दास्ता का भय दिखाकर हम सैनिकों में साहस का संचार कर सकते हैं और जो जातियां युद्ध में हार जाएं उन्हें दास बनाया जाए। लेकिन फिर उसने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कोई रोमन युद्ध में हार जाता है तो दास बनाने के योग्य नहीं है, वो दास नहीं बन सकता। बाकी जो जातियां युद्ध में हार जाती है उन्हें दास बनाया जाए। कुल मिलाकर इसने प्राकृतिक दास्ता का खंडन किया और वैधानिक दास्ता को जो है स्वीकार किया। कह सकते हैं कि दास्ता संबंधी विचार जो है अरस्तु से आंशिक रूप से मिलते जुलते हैं, पूरी तरह से मिलते जुलते नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है इसका धर्म सत्ता और राज सत्ता संबंधी विचार। वो कहते हैं कि मानव जीवन की दो आवश्यकताएं होती है, एक पारलौकिक और एक भौतिक। तो मनुष्य की जो पारलौकिक आवश्यकता है वो धर्म के माध्यम से पूरी होती है और उस सत्ता का संचालन जो है चर्च या पोप जो है वो करता है। मनुष्य को धर्म की भी आवश्यकता है, दूसरा मनुष्य की अपनी लौकिक आवश्यकताएं हैं जिसमें उसका जीवन जीना है, भौतिक वस्तुओं का संग्रह है। तो ये आवश्यकताएं जो है उसकी राज्य द्वारा पूरी होती हैं। लेकिन वो ये कहता है कि दोनों सत्ताओं की मनुष्य की आवश्यकता है, धर्म सत्ता की भी आवश्यकता है और राज सत्ता की भी। फिर वो ये भी कहता है कि राज सत्ता जो है वो धर्म सत्ता का मुकुट है, धर्म सत्ता जो है वो राज सत्ता का मुकुट है। जो राजा जो सिर्फ धारण करता है वो धर्म है और उसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो राजा है। तो कहते हैं कि दोनों की जीवन में आवश्यकता है, धर्म की भी आवश्यकता है मनुष्य को अपने पारलौकिक जीवन को उन्नत करने के लिए और मनुष्य को अपने इहलौकिक जीवन को उन्नत करने के लिए उसको राज्य की भी आवश्यकता है। तो ये है एक्विनास के राज्य संबंधी विचार। आगे हम पढ़ेंगे अरस्तु के कानून संबंधी विचार।